अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं क्रॉस टॉक और मैं हूं नाइमा तारिक। आईजी सिंध एडी ख्वाजा और सिंध हुकूमत के दरमियान दंगल एक बार फिर शुरू होता नजर आ रहा है। आपको ये भी बताते चले कि आईजी सिंध एडी ख्वाजा ने यह हुक्म दिया है कि कोई भी ऑफिसर उनसे बगैर इजाजत वजीर दाखिला के पास नहीं जाएगा। इसी तरह अगर कुछ और हम बात करें सिंध हाई कोर्ट के हवाले से, तो वहां पर आईजी की तकर्री के हवाले से केस में एडवोकेट जनरल सिंध ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं और उनकी जानिब से ये कहा गया है कि आईजी और विफाक की तरफ से सूबाई हुकूमत को बुरा दिखाने की कोशिश की जा रही है। पैनामा जेआईटी की अगर हम बात करें तो इसमें भी कुछ पेशरफ्त हमें नजर आ रही है। जिन अरकान पर एतराज़ात किए गए थे उस पर नून लीग की जानिब से अब आपको ये बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बेंच तश्कील दे दिया है जो कि 29 मई को इस केस की समाअत करेगा। इस तमाम तर मामले पर और कुछ दीगर मामलात पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी तारिक महमूद साहब, ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार शहजाद चौधरी साहब, और न्यूयॉर्क से एडिटर डेली टाइम्स हमारे साथ मौजूद है रज़ा रूमी साहब। तो अपनी इस गुफ्तगू का हम बाकायदा आगाज़ करते हैं। तारिक साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। आईजी सिंध और सिंध हुकूमत का मामला कहाँ जाता देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। हमने कुछ रोज़ कबल भी इस मौजू के हवाले से गुफ्तगू की थी और हमारा ये ख्वाहिश भी यही थी और उम्मीद भी यही थी कि ये मामला खुश उसलूबी से हल हो और कोई ऐसी चीज़ आ जाए जो कि सिंध के अवाम के मफाद में और कराची में बिलखुसूस जो कि दहशत गर्दी और दीगर जो वाक़यात होते रहें उनके मफाद में हो। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि अब आज एक नई सूरत हाल है। सिंध में नए वज़ीर दाखिला सुहेल अनवर सयाल ने अपने ओहदे का कलमदान संभाला और उन्होंने जो तमाम DIGs हैं और SSPs हैं और जो दीगर एडिशनल IGs हैं उन सबको एक इजलास के लिए कल सुबह 11 बजे तलब किया। मकसद ये था कि रमज़ानुल मुबारक की जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट हैं और जो ट्रैफिक के अरेंजमेंट हैं उसके हवाले से इजलास मुनक्किद किया जाए। लेकिन आज एक हैरत अंगेज़ वाक़या ये हुआ कि एक एडिशनल IG जो ट्रैफिक के हैं उन्होंने ख़त लिखा IG साहब को, जिसमें लिखा कि आपके PS ने बज़रिया टेलीफोन हमें ये कहा है कि आप होम मिनिस्टर के किसी भी इजलास में उस वक्त तक शरीक नहीं होंगे जब तक मैं आपको तहरीरी इजाज़त ना दूँ। लिहाजा होम मिनिस्टर साहब ने इजलास बुलाया है और आप मुझे तहरीरी इजाज़त दें ताकि मैं उस इजलास में शरीक हो सकूँ। यहाँ तक ही मामला नहीं था, इससे ज़्यादा बढ़ के मामला ये हुआ कि होम मिनिस्टर के स्टाफ ने यह बताया कि वो दिन भर एक बुलेट प्रूफ गाड़ी जो होम मिनिस्टर की बकौल उनके इंटाइटलमेंट है उसके लिए IG साहब को राब्ता करते रहे, IG साहब के ऑफिस से राब्ता करते रहे, मगर IG सिंध ने होम मिनिस्टर की बुलेट प्रूफ गाड़ी रोक ली और वो बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं भेजी। तो ये सूरत हाल है सिंध के अंदर खींचा तानी की IG की और सिंध गवर्नमेंट की। रमज़ानुल मुबारक 3 रोज़ बाकी रह गए हैं। जो हमारे जो इंटेलिजेंस इदारे हैं उन्होंने रमज़ानुल मुबारक के हवाले से कराची में सिक्योरिटी के जो थ्रेट अलर्ट्स हैं वो जारी किए हैं और कराची को सिक्योरिटी जो है वो हाई अलर्ट रखने को कहा गया है। लेकिन दूसरी तरफ मामला ये है कि सिंध पुलिस के जो अफसरान हैं वो एक तरफ सिंध हुकूमत की तरफ देख रहे हैं, वज़ीर दाखिला या वज़ीर आला की तरफ, और दूसरी तरफ वो IG सिंध की तरफ देख रहे हैं। IG सिंध का मामला जो है वो कोर्ट में है। और मज़ेदार मैं आपको बात बताऊं कि IG सिंध के एक मुबैना फ्रंट मैन जिनका नाम इकबाल पीरानी है, क्योंकि दरखास्तों में ये लिखा गया है, उनके खिलाफ दरखास्तें FIA, NAB, एंटी करप्शन और दीगर इदारों को भेज दी गई हैं और वहाँ से जो लेटर जारी हुए हैं उसमें इकबाल पीरानी के आगे लिखा हुआ है कि फ्रंट मैन ऑफ IG सिंध। इससे ज़्यादा बदकिस्मती की सूरत हाल सिंध की और बिलखुसूस कराची की हो नहीं सकती। स्ट्रीट क्राइम्स बेइंतहा ज़्यादा, शहर में जगह जगह लोग लुट रहे हैं, डकैती, चोरी, रहजनी की वारदातें उरूज पर है, मोबाइल स्नैचिंग और जो दीगर वारदातें हैं वो उरूज पर हैं। पुलिस का जो मोराल है वो बुरी तरीके से मुतासिर हो गया। और यहाँ मामला ये है कि सिंध हुकूमत और IG साहब की जो खींचातानी है वो भी साथ साथ उरूज पर। IG साहब जो है वो अपने महाज पर बिल्कुल एक अपोजिशन के सियासतदान के तौर पर डटे हुए हैं और नुकसान सिर्फ और जो जो टारगेट ऑपरेशन थे वो बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की कारकर्दगी बुरी तरह से मुतासिर हुई है। पहले पुलिस को कहा गया था कि वो जो हमारे इंटेलिजेंस इदारे हैं उनके साथ किसी किस्म का ताउन ना करें, पुलिस ने उनको नफरी देने से इनकार कर दिया था। हमारे जो इंटेलिजेंस इदारे हैं वो रेंजर्स की नफरी लेके ऑपरेशन
कर रहे हैं उनके ऑपरेशन मिनिमाइज हो गए, और अब ये है कि पुलिस को कहा गया है कि वो सिंध गवर्नमेंट के साथ भी कोऑपरेट ना करे, तो ये मामला कैसे चलेगा और क्या होगा, मैं तो समझने से कासिर हूँ बिल्कुल। जी शहजाद साहब, अब आपसे इस बात करेंगे। एक तरफ हम देख रहे हैं कि महकमा सिंध जो पुलिस है वो डिवाइड हुआ है इस पूरी सिचुएशन पर, और सिंध हुकूमत का अलग एक स्टैंड है। तो आपके ख्याल में क्या ये मामला, अब जो स्टेप लिया गया आईजी की तरफ से, क्या इस मामले को मजीद उलझाने की कोशिश है एक तरह से? देखिए, मेरा ख्याल है कि सिंध के जो बेसिक डायलेमा है, जो उनकी मजबूरी है या उनकी जो हालत ज़ार है, वो सब खुल के सामने आ गई है। ये सियाल साहब को कुछ अर्सा पहले इसी ओहदे से हटा दिया गया था, और उनके हटाए जाने की वजह ये थी कि जब रेंजर्स लाड़काना गए कुछ लोगों को पकड़ने के लिए, कराची से लीड शुरू हुआ लाड़काना चले गए, वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर उनके जो पुलिस अफसरान या इनके जो साथी थे, फ्रंटमैन इनको कहा जाता है, उन्होंने रेंजर्स का रास्ता रोका और उन्होंने कहा कि उन्होंने वज़ीर दाखिला या उनके जो होम मिनिस्टर हैं सोहेल अनवर सियाल साहब, उनके ऑर्डर पे रेंजर्स को काम नहीं करने दिया। ये बहुत बड़ा एक क्राइसिस बन गया था वहाँ पर सिंध हुकूमत में, जहाँ पर के एक होम मिनिस्टर अपनी ही एक फोर्स को, पैरामिलिट्री फोर्स को, एक ऐसे इलाके में काम नहीं करने दे रहा था जहाँ पर के गालिबन उसके कुछ लोग पकड़े जाने थे या उसके फ्रंटमैन को पकड़ा जाना था। उसको हटा दिया गया कुछ अरसे के बाद, और फिर से मामला इकट्ठे दोबारा शुरू हो गए। जो वज़ीर आला साहब हैं वहाँ पे वो नहीं चाहते थे कि इस किस्म के इवेंट्स के साथ उनका नाम रिलेट किया जाए, और फिर ये हम देखते हैं कि कल के दिन में सोहेल अनवर सियाल साहब वापस वज़ीर दाखिला बन के आ जाते हैं, क्योंकि वो हो सकता है कि जरदारी साहब के खासुल खास हों या उनकी जो बहन साहिबा हैं उनके खासुल खास हों। अब ये है मसला इस वक्त सिंध गवर्नमेंट का या सिंध की मिस गवर्नेंस का। वज़ीर आला के हाथ से बातें निकल चुकी हैं, जरदारी साहब वहाँ पे तमाम फैसले कर रहे हैं, और उसका पहला आपको इजहार ये नज़र आता है सियासी तौर पर इस जगह पे गवर्नेंस के अंदर, जहाँ पर सोहेल अनवर सियाल वापस आता है। दूसरा मसला सिंध की गवर्नेंस का वो है जहाँ पर के बिलावल भुट्टो ने, जरदारी साहब जब बाहर थे तो उनकी गैर मौजूदगी में जो लीडरशिप का रोल लिया और फिर चीफ मिनिस्टर के साथ मिलकर जो फैसले किए, उन्हीं में ये फैसला भी था कि सोहेल अनवर सियाल को हटाया जाए। तो बिलावल भुट्टो का जो इनिशिएटिव था उसको भी ख़त्म कर दिया गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अब ये कहाँ मामला जा रहा है ये सबके सामने वाज़ेह है। ना उनको अपनी सियासत की फिक्र है, ना सिंध के सूबे की फिक्र है, ना इस चीज़ की फिक्र है कि यहाँ पर भत्ताखोरी वापस आ चुकी है। टारगेट किलिंग में तो भी इजाफा कुछ अरसा पहले हुआ था, शायद अभी और भी हो जाए। इसी तरीके से लोगों का अगवा बराए तावान, दोबारा से कुछ चीज़ें रिपोर्ट होना शुरू हो गई हैं। ये वो मामलात हैं जहाँ पर दहशत गर्दी फिर से अपने कदम जमाना शुरू हो गया। कराची में पुलिस इनफेक्टिव है, वहाँ पर आईजी साहब इनको जाने नहीं देते, और आईजी इसलिए नहीं जाने देते क्योंकि आईजी को खुद नहीं बुलाया जाता इन इजलासों में, और उनके सबॉर्डिनेट्स को डायरेक्टली बुला लिया जाता है, क्योंकि इन आईजी के साथ वहाँ की हुकूमत की नाराज़गी। तो आप इसका एक जो क्या कहना चाहिए, अफसोस की बात है, मज़ाहिया केस तो लगता है, लेकिन अफसोस उससे ज़्यादा है कि एक बहुत बड़ा सूबा पाकिस्तान का, एक बहुत क्रिटिकल सूबा जो है वो इस तरह से गवर्न हो रहा है, और लगता यूँ है कि जैसे किसी को कोई इस चीज़ का ख्याल नहीं है। उनके लोग पंजाब में टूट टूट के पीटीआई को ज्वाइन कर रहे हैं, और यही वजूहात हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जितना बुरा नाम कमा लिया अपनी इन चीज़ों की वजह से, आज वो बहुत पीछे जाती हुई नजर आ रही है। जी रजा साहब, अब आप इस मामले को कैसे देख रहे हैं? क्या आपके ख्याल में आईजी सिंध एडी ख्वाजा जो हैं, क्या उन्हें सिर्फ कोर्ट की सपोर्ट हासिल है या फिर उनके पीछे कोई सियासी अनासिर भी हो सकते हैं? मतलब मैं ये भी बल्कि यहाँ पे ये ऐड करूँगा कि आप इस पे भी बताएं कि अवाम का आखिर क्या कसूर है, कि अगर मिसाल के तौर पे कोई खींचातानी है तो हर सूरत में जो पिस रहे हैं वो पाकिस्तान के अवाम पिस रहे हैं, और फिर एक तरफ जब हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, बाकी चीज़ें करते हैं कि जी किसी को उसके डिसिप्लिन में होना चाहिए, और कानून और आइन की बात करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो कि सिंध में जायज़ होती हैं वो पंजाब में जाके नाजायज़ हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे चौधरी निसार साहब का एक छापा रेंजर्स का वहाँ पड़ा, उन्होंने कहा जी चूँकि आपने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया था, इसकी आप जवाब दें वरना रेंजर्स को हम वापस भेज देंगे। सिंध में कहते हैं जी रेंजर्स को मुकम्मल तौर पर इख्तियार दें। तो ये भी तो एक कन्फ्यूजन की सूरत हाल है। बिल्कुल है, और मैं समझता हूं कि आपने बिल्कुल पते की बात कही है कि जहां पर भी सिंध का जो है सवाल आता है या उस पर बातचीत होती है या खबरें भी बनती हैं, तो उसमें एक तरह से एक खास किस्म का ट्रीटमेंट सिंध को दिया जाता है। देखिए,
पुलिस जो है वो दरअसल तो एक जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है सूबे का वो उसके मातहत होती है, और लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सूबाई गवर्नमेंट का फर्ज भी है और उनकी जिम्मेदारी भी है आइन के अंदर जो दफा दर्ज हैं। मगर इसके साथ साथ हमें पुलिस फोर्स को भी देखना है कि पुलिस फोर्स को भी चलाने के लिए उनको एक हद तक ऑटोनॉमी तो चाहिए होती है। अब कोई भी आईजी जो है वो अपने सूबे को कंट्रोल नहीं कर सकता अगर उसकी काम में की तमाम जो पोस्टिंग्स, ट्रांसफर्स, डिप्लॉयमेंट्स उसमें एक हद की जो है ना वो सियासी मदाखलत हो। तो सिंध में ये होता आया है, एक कल्चर बन चुका है बदकिस्मती से। शहजाद साहब ने उसका इशारा भी किया है कि ये हुक्मरानी के जो फेलियर्स हैं सिंध में, उसी की वजह से ये सूरत हाल हमें देखनी पड़ी है, जहां पे आपने कहा कि अवाम पिस रहे हैं। अवाम का बिल्कुल ताल्लुक नहीं है इससे, और मैं ये समझता हूं कि ये जो सबसे ज्यादा कैजुअलिटी इस तमाम खींचा तानी और पावर कॉन्फ्लिक्ट में होती है, वो अवाम की होती है। देखिए अवाम को क्या चाहिए? अवाम को सिक्योरिटी चाहिए, अवाम को अमन चाहिए, चाहे वो कराची, चाहे वो दिल्ली से दाखिल हो, और अगर रजा साहब की आवाज़ शायद हम तक गालिबन सही तरीके से नहीं पहुंच, रज़ा कुछ बिल्कुल दीगर बिल्कुल रज़ा जी। ने दुरुस्त बात कही कि ये जो अब मेन पर्पज़ है कि वो आवाम के मसाइल हल होने चाहिए, और अब जो है वो तमाम जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको कम से कम आपस में बैठ के ये फैसला कर लेना चाहिए कि वो कब तक अपनी खींचातानी के अंदर सिंध के अवाम को रोनते रहेंगे। आईजी साहब को भी ये सोचना चाहिए कि वो जो काम भी कर रहे हैं वो थ्रू कोर्ट कर रहे हैं या जो भी चीज़ें कर रहे हैं उसकी भी एक लिमिट है। अगर उनको काम करने नहीं दिया जा रहा, जिस तरह उन्होंने कहा जी कि मैं लास्ट हियरिंग में कि मैं छोड़ के जाना चाहता हूँ, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही है। वो बिल्कुल नज़र आ रहा है कि उनको कहीं ना कहीं से, और बल्कि ये तासुर भी आम है कि उनको फेडरल गवर्नमेंट यहाँ पर सपोर्ट कर रही है और जानबूझ के एक ऐसा महाज क्रिएट कर रही है जिसके नतीजे के अंदर ये सूरत हाल ख़राब हो। लेकिन मेरा पॉइंट फिर भी वही यही है कि अगर कोई भी सूरत हाल ख़राब होती है तो उसके डायरेक्ट इफेक्टिव जो है वो कराची और सिंध के अवाम है, और उनको वो हाफिज साहब, जी सर। जी शहजाद साहब। देखिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि एडी ख्वाजा को फौज की सपोर्ट अवेलेबल है, जी या बिल्कुल वो भी फौज को शहजाद साहब सपोर्ट मैं कर रही समझता हूँ कि नहीं है। है। अच्छा, मैं कहता हूं हम अज्यूम कर जी लेते हैं, हम मान लेते हैं इस बात को। अच्छा, तो अब मुझे ये फरमाइए कि क्या एडी ख्वाजा फौज की सपोर्ट के साथ गलत काम कर रहा है या ठीक काम कर रहा है? अगर तो वो एक अच्छा काम कर रहा है और सिंध के अंदर और खासतौर पे कराची में अमन आता है और बेहतर पुलिस की परफॉर्मेंस की वजह से अमन आता है, तो फिर तो मेरा ख्याल है कि उसको काम करते रहना चाहिए, क्योंकि उसका मकसद ही लॉ एंड ऑर्डर है। लेकिन अगर सिंध की गवर्नमेंट इस चीज पर रिजर्वेशन रखे कि इसको चूंकि फौज की सपोर्ट हासिल है, इसको इसलिए हट जाना चाहिए, और रेंजर्स जो है वो हमारे ऊपर फोकस करते हैं, यानी उनको तो सिर्फ एमक्यूएम और एएनपी और दहशतगर्दों पे फोकस करना चाहिए, पीपल्स पार्टी पे फोकस नहीं करना चाहिए। जब वो पीपल्स पार्टी पे फोकस करेंगे तो इसका फिर एक तरीका यह है कि उनको तो हम मना नहीं कर सकते, लेकिन एडी ख्वाजा को हटा दो यहां से, ताकि इनको पुलिस की सपोर्ट अवेलेबल ना हो। तो अपने ही अंदर, अपने ही सूबे को, अपने ही लोगों को और अपने ही आवाम को जख्म पहुंचाने की सारी काविश है, अपने आप को बचाने के लिए। तो क्या बड़ा है, सूबा बड़ा है, पाकिस्तान बड़ा है, अवाम बड़े हैं, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी है? ये वो सवाल है जो सिंध के लोगों को आने वाले इलेक्शंस में और आज के दिन भी पूछना चाहिए। मेरा ख्याल है कि हम जब बात करते हैं, और हम आम तौर पे, मैं अपनी बात, इस प्रोग्राम की बात नहीं कर रहा, आमतौर पे जब बात करते हैं तो हम ऊपर से तो लाल से काम लेते हुए मामले को ऊपर से सिर्फ देखते हैं। मेरा ख्याल है उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं और उनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियादी सोच से है, जो कि अपने आप को दुरुस्त नहीं कर पाई, खासतौर पर फौज के मामलात के अंदर और खासतौर पर उन मामलात के अंदर जहां पर कि वो खुद निशाने पे आ जाते हैं और अपने आप को बचाने के लिए हर किस्म की हरकत कर डालते हैं, चाहे जिसके अंदर रियासत का, सूबे का या आवाम का नुकसान। ठीक है, ओवरऑल हमने यही देखा कि आवाम को जो है इस मामले पर नुकसान हो रहा है। पैनामा की जेआईटी के हवाले से भी हमने जिक्र किया कि उस पर अब समात होगी 29 मई को, जो नून लीग को एतराज़ात थे उस पर। तो तारिक साहब, इस पर आप क्या कहेंगे? अब जो नून लीग के एतराज़ात थे उस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बेंच तो बना दिया है जो अब इस केस की समात करेगा। नहीं, वो बड़ी, ये हमने कल भी गुफ्तगू की थी इस हवाले से। आज वो चूँकि बाज़ाब्ता तौर पर बात सामने आ गई कि हुसैन नवाज साहब ने 2 अफराद के ऊपर एतराज़ किया। एक बिलाल रसूल कल हम जिक्र कर रहे थे, और वही बात आज निकली कि जी जो मुख्तलिफ़ टेलीविज़न चैनल्स को जो फीड की गई और यह बताया गया
ज़राए के हिसाब से जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से कि जी चूँकि टिल्ट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब है, क्योंकि उनकी जो बेगम साहिबा हैं वो मुस्लिम लीग काफ की जो ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें थीं उनके लिए उनका नाम रेकमेंड किया गया था, तो लिहाजा वो जो है वो सियासी तौर पर एक ख़ास सोच रखते हैं, वो हमारे मुखालिफ हैं। और दूसरे साहब जो आमिर अजीज़ साहब हैं स्टेट बैंक के, उनके हवाले से उनकी रिजर्वेशन जो है वो हुदैबिया पेपर मिल के हवाले से जो उनका किरदार था वो है। मामला ये है कि अगर क्राइटेरिया जो है वो सिर्फ रिश्तेदारी है तो फिर बहुत बड़ा सवाल ये पैदा हो जाता है कि ज़ुबैर उमर साहब जो है वो सिंध के गवर्नर के ओहदे पर क्यों फाइज हैं, क्योंकि वो तो असद उमर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एक मरकज़ी लीडर है उनके सगे भाई हैं। फिर अगर ये बात कही गई कि कोई परवेज़ मुशर्रफ साहब के करीब हैं, तो परवेज़ मुशर्रफ साहब के जो करीब तरीन लोग हैं वो आज आपके दिफा में सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर बोल रहे होते हैं, चाहे वो दानियाल अजीज़ हों, चाहे वो अमीर मकाम हों, चाहे वो मारवी मेमन हों, चाहे वो कोई भी नाम आप उसमें ले दें। वो सारी जो परवेज़ मुशर्रफ की जो सेंटर फॉरवर्ड थे और जो मेन प्लेयर थे वो आज आपकी कैबिनेट में शामिल हैं। फिर अगर मामला जो है वो सिर्फ रिश्तेदारी का ही है, तो जो डॉन लीग्स कमेटी के आपने चेयरमैन बनाए थे जस्टिस आमिर रज़ा साहब, उनके हवाले से जब बहुत सारी बातें आई कि उनकी साहबजादी आप ही के एक इत्तेफाक हॉस्पिटल में काम करती हैं, मुलाजमत करती हैं, तो वहाँ रिश्तेदारी माने नहीं होती। किसी और जगह पे जहाँ पे आपको अपने सियासी मफादात को जक पहुँचती हुई नज़र आ रही होती है, रिश्तेदारी और दीगर जो मसाइल हैं वो उठा लेते हैं। और इसके अलावा यहीं पे बस नहीं हुआ, जो नवाज शरीफ साहब के कज़न हैं तारिक शफ़ी साहब, उन्होंने भी एक अदद दरख्वास्त जो है वो दे दी है। और आज एक अंग्रेज़ी अखबार में आपने पढ़ा होगा कि जिसमें छपा था कि उन्होंने कहा कि JIT के लोगों का रवैया मेरे साथ अच्छा नहीं था। 17 मई को जो मेरी इत्तलात हैं, तारिक शफ़ी साहब वहाँ गए थे, लगभग 11-12 घंटे उनसे पूछगछ होती रही है और उनसे सवालात किए जाते रहे। उनके बयान हल्फी से मुताल्लिक सवाल हुए हैं और जो दीगर मामला थे उसके हवाले से सवालात हुए, जो तारिक शफ़ी साहब के को खासे गिरां गुजरे। और उन्होंने कहा जी कि मुझसे सही लहजे में बात नहीं की गई, उनका रवैया मेरे साथ मुनासिब नहीं था, तो उन्होंने भी एक जो है वो शिकायत कर दी है। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि 3 जो JIT के मेम्बरान हैं उनके खिलाफ नून लीग शिकायत में जा चुकी है। मैं ये समझता हूँ मकसद क्या है, मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि किसी भी तरीके से जो सानवी मामलात हैं उनको उठाया जाए और टेक्निकलिटीज़ को उठाया जाए ताकि इस मामले को प्रोलॉन्ग किया जा सके और उसका फ़ायदा उठाया जा सके। और दूसरा मामला ये है कि जो आज मेरी मुख्तलिफ माहिर क़वानीन से बात हुई, उनका कहना यह था कि अगर 2 अफराद के ऊपर अदालत इनके एतराज़ को मान लेती है तो कल इमरान खान साहब कहेंगे कि जी JIT के फ़लाँ रुकन के ऊपर मुझे एतराज़ है, तो फिर उसका एक नया मामला शुरू हो जाएगा। फिर कल कोई एक और फरीक कहने लग जाए कि JIT के फ़लाँ रुकन के ऊपर एतराज़ है, तो फिर ये तो गुत्थी किसी सूरत भी नहीं सुलझेगी। तो जिस वक्त JIT अनाउंस हुई थी उस वक्त एतराज़ करने के बाद के बजाय आप जो है वो लगभग 22 दिनों के बाद आप उसके ऊपर एतराज़ कर रहे हैं और कहते हैं कि जनाब ये मामला ठीक नहीं है और ये ठीक होना चाहिए। तो इसका मतलब ये नज़र आता है कि आपके इंटेंशन कुछ और हैं, आप प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं, आप JIT के ऊपर इनडायरेक्ट प्रेशर बिल्ड करना चाहते हैं ताकि किसी न किसी तरीके से आपके मफाद में और आपके हक में चीज़ें जाएँ। जी रज़ा साहब, क्या आप भी यही समझते हैं कि इस मामले को मज़ीद ऐसे लटकाया जा रहा है, इस तरह मज़ीद उलझाकर? जी देखिए, कल भी हमारी बात हुई थी और ये तो एक आम टैक्टिक है जो कि इस्तेमाल होता है हमारे कोर्ट्स में। कानूनी जो पूरा प्रोसेस है उसको डिरेल किया जाता है, सानवी मामलात या गैर ज़रूरी मामलात। मगर इसमें मैं हाफ़िज़ साहब आपसे थोड़ा-सा इत्तेफ़ाक नहीं करता। देखिए ये कोई आम केस नहीं है। ये कंसर्न करता है मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म से और इसके बड़े दूररस जो हैं वो असरात होंगे, जो भी फैसला करेगी JIT और सुप्रीम कोर्ट बाद में। इसलिए यहाँ पर ये शुबा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि किसी किस्म का बायस किसी मेंबर का है। मेरे ख़्याल से हमें इसको भी मलहूज़ रखना चाहिए कि हो सकता है कि जो उनके एतराज़ात हैं, ये तो कोर्ट का काम है, उसकी जाँच-पड़ताल करना और उस पर फैसला करना। मगर ये ज़रूर बात है कि उनको मियाँ नवाज़ शरीफ और उनकी जो है फैमिली, उनको ये ज़रूर हक़ है कि वो ये मामला उठा सकें। मगर इससे एक चीज़ ये भी दिखाई दे रही है कि एक जो अच्छी चीज़ है कि कानून की मशीनरी जो है वो हरकत में आई हुई है कि वज़ीर-ए-आज़म तक जो है वो अपना डिफेंड कर रहे हैं, डिफेंस दे रहे हैं और नून जो है वो डिफेंसिव दिखाई दे रही है क्योंकि ये अब मामला यकीनन टोटली सुप्रीम कोर्ट के हाथों में जा चुका है, जो कि अच्छी बात है कि एग्ज़ीक्यूटिव कंट्रोल से बहुत हद तक ये निकल चुका है। जी रज़ा, एक जुमला मैं कह दूँ, जो जी परेशानी है वो ये है कि मुख्तलिफ सवालनामे तैयार हो रहे हैं
हसन नवाज़ के लिए, हुसैन नवाज़ के लिए और ख़ुद वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब के लिए, तो वो उनको नज़र आ रहा है। आपको मैं हैरत अंगेज़ बात बताऊं कि जो दस्तावेज़ात हैं वो ये बात वाज़े कर रही हैं कि गुज़िश्ता 4 सालों से, यानी गुज़िश्ता 4 सालों से अगर जो पैसे हुसैन नवाज़ ने मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को भेजे हैं तो आप कैलकुलेट करें तो 6.25 लाख रुपए रोज़ाना एक बेटा हुसैन नवाज़ अपने वालिद साहब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को तोहफ़तन दे रहा है। 88 करोड़ रुपए 4 साल के अंदर नवाज़ शरीफ साहब को उनके साहबजादे ने तोहफे में दिए हैं। मैं तो समझने से कासिर हूँ, मैं तो सोच रहा था इस पर एक फिल्म बनाऊँ कि अजीम बेटा यतीम बाप के नाम से कोई फिल्म बनाए, पता चले कि क्या सूरत हाल है। ठीक है, इस मामले पे मजीद भी हम गुफ्तगू करेंगे। यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त हुआ है, उस आते हैं और इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। ब्रेक में जाने से पहले हम पनामा की जेआईटी के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, जिसमें नून लीग की जानिब से जो एतराज़ात किए गए और उस पर अब एक सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बेंच बना दिया गया है। शहजाद चौधरी साहब, आपका भी कमेंट इस मामले पर लेना चाहेंगे। क्या आपको भी यही लगता है कि इस मामले को मजीद ले करने के लिए ये एक तरह का हरबा इस्तेमाल किया गया है? जी, जैसे कि हमने कल बात की थी, नून लीग को भी हक हासिल है कि अपने दिफा में और अपने डिफेंस में वो सकम और वो लूप होल्स जो कि हमारे कानून में हैं उनको इस्तेमाल करे। मेरा ख्याल है उनको डिनाई नहीं किया जा सकता। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि वज़ीर आज़म हैं और उनकी वजह से उनकी स्क्रूटनी ज़्यादा होनी चाहिए। मेरा ख्याल है उनकी स्क्रूटनी उतनी ही होनी चाहिए जितनी किसी आम आदमी की होती है। हाँ, यस, अगर उनकी अपनी ज़ात का ताल्लुक हो तो फिर ज़रूर इसमें ज़्यादा स्क्रूटनी की ज़रूरत है और इसीलिए ये तश्कील भी दिया गया। लेकिन मेरा एक सवाल है, वो ये है कि अगर हुसैन नवाज़ और हसन नवाज़ जो कि पाकिस्तान में टैक्स पेयर्स नहीं हैं और ना ही यहाँ के वो रिहायशी हैं, तो फिर वो किस सूरत में यहाँ पे उनके जितने माली मामलात हैं वो स्क्रूटनी में आ सकते हैं? अभी हाफिज़ साहब ने जिक्र किया गालिबन 80 या 88 करोड़ रुपए का, जो कि वो कह रहे हैं कि पिछले कुछ अरसे में या कितने सालों में यहाँ पे हुसैन नवाज ने भेजा। मेरा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान की ये अहलियत है, पाकिस्तानी यानी कानून के मुताबिक ये पाकिस्तान कानून उनसे सवाल कर सकता है कि नवाज शरीफ साहब ने ये पैसा या उन्होंने वो पैसा कैसे कमाया? अगर वो पैसा कमा रहे हैं और बरतानिया में उसकी टैक्स भी देते हैं, उसकी रिटर्न्स भी हैं, उनके लिए वैलिड मनी है, वाइट मनी है, फिर वो अपने वालिद को यहाँ भेजते हैं, फिर तो वाकई में सवाल बनता नहीं है। अगर उसको एक्सटेंड करके कहा किया जाए बात को नवाज शरीफ को कॉर्नर करने के लिए, तो वो दूसरी बात है। अलबत्ता एक चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि जब से जीआईटी ने हुदैबिया मिल्स और इसहाक डार साहब का एफिडेविट, ये दोनों चीज़ें मंगवाई हैं नैब से, उसके बाद से कुछ आवाज़ें नून लीग से ज़्यादा उठनी शुरू हो गई हैं और उसका जाहिर है कि ताल्लुक उन चीज़ों से है जो कि गालिबन डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर की ज़ात को अफेक्ट करेंगी। ये दोनों चीज़ें अगर इस मामले को इस तरीके से लेके जाया जाता है तो जाहिर है कि अभी मेरी नज़र में तो नून लीग और भी शोर मचाएगी, लेकिन कुछ उनको एस्केप रूट्स भी मिल जाएंगे। जिस तरीके से हुसैन हसन का जो उनका रोल है या जो उनकी अर्निंग्स है। हाँ, आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि वो पैसे कैसे लेके गए बाहर, यहाँ से मुल्क से पैसे। अगर कोई आपके पास कानून है, आपके पास कोई ऐसा सबूत है जो ये बताता है कि मनी लॉन्डर हुई, फिर तो आप प्राइम मिनिस्टर को फोकस कर सकते हैं, जीरो इन कर सकते हैं उन पे। अगर नहीं है तो फिर ये मामलात वकीलों के हाथों में ऐसे ही चलते रहेंगे जिस तरीके से चल रहे हैं अभी तक। ठीक है, अब इस मामले के अलावा हम कुछ दी के हवाले से बात कर दें। पाकिस्तान में अंदरूनी हालात तो हम देख रहे हैं कि थोड़े से हमें कशीदा नज़र आते ही हैं। अंदरूनी ख़तरात का पाकिस्तान को सामना ही है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि बैरूनी महाज भी आजकल काफ़ी गर्म है। तो शहजाद साहब, आपसे ही ये गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। आज पाक फ़ज़ाइया की तरफ से भी अपने फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसिस को ऑपरेशनल कर दिया गया, जो भारत की तरफ से कुछ गीदड़ भपकियाँ दी गई थी उसके जवाब में। तो क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, पहली बात तो मैं वाजे कर दूं कि फॉरवर्ड एयर बेसिस को नहीं एक्टिवेट किया गया, सिर्फ 1 या 2 फॉरवर्ड एयर बेसिस को एक्टिवेट किया गया और ये पाकिस्तान एयरफोर्स की एनुअल ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज या रूटीन जो है उसके हिसाब से इस साल इन बेसिस की एक्टिवेट होने की बारी थी और वो वहाँ पर पाकिस्तान के एयरफोर्स के जो दस्ते हैं उनको वहाँ पे डिप्लॉय किया गया है, जो मामूल की ट्रेनिंग है, मामूल की बातें। अब ये कहा जाए कि पाकिस्तान क्यों ऐसा करता है, तो उसका ताल्लुक पाकिस्तान के
जो जंगी तैयारियां हैं उनके साथ है। जाहिर है कि आज एयर चीफ ने इस चीज़ का जिक्र किया कि हम हर ऐसे हमले को या ऐसी सोच को जो कि पाकिस्तान पे जारे का रोल अदा करना चाहे, हम उसको शिकस्त देंगे। तो हर एयर चीफ को यही कहना चाहिए और मेरा ख्याल है वो बिल्कुल वाज़ेह कि बात कर रहे हैं और क्लियर बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि भारत की तरफ से आए या मगरबी बॉर्डर से आए कोई भी ऐसी चीज़ जहां पर कि पाकिस्तान का कोई रोल, एयरफोर्स का और आर्मी का रोल अदा करने का मौका हो तो वो अपना रोल अदा नहीं करेंगे या कर नहीं पाएंगे। मेरा ख्याल है वो तो फिर फेलियर है पाकिस्तान की अफवाज का, वो तो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इसलिए मेरा ख्याल है कि इसको बढ़ावा ज़्यादा दिया गया, इसमें सोच कम डाली गई इस मामले में। जहां तक भारत की बात है और उनके एयरफोर्स के चीफ का एक जो कि चल रहा है सोशल मीडिया पे और इंडियन एक्सप्रेस में भी आया, उसमें वो अपनी एयरफोर्स की कमियों का जिक्र कर रहे हैं। उनका 99% जो फोकस है वो अपने अंदर है कि हमारे अंदर क्या क्या कमजोरियां हैं। वो ये नहीं कह रहे कि हम अच्छे हो जाएं ताकि हम पाकिस्तान पे हमला कर सकें। उन्होंने ये कहा है कि जंग की नौयत बदल गई है और इंडियन एयरफोर्स अपने आप को बदल नहीं पाई आज के तनाजुर के अंदर, आज के हालात के मुताबिक और आज की जंग के लिए। तो वो अपनी कमजोरी का इजहार कर रहे हैं उस खत के अंदर। उन्होंने ये कोई किसी किस्म का जारहाना अमल दिखाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया जिसमें अपने मोराल का, अपने अफसरान के मोराल का, लीडरशिप की फुकदान का और इनएडिक्वेसीज इन नंबर्स एज वेल एज इनएडिक्वेसी इन द क्वालिटी ऑफ द एयरफोर्स। तो ये सारी चीज़ें कमजोरी इसका इजहार हैं। वो तो खत बाहर आ गया इंडियन एक्सप्रेस में और फिर वो मीडिया पे चल गया। तो इसका मतलब हरगिज कोई वो उनकी गीदड़ वब की नहीं है और ना ही पाकिस्तान एयरफोर्स के ये जो मामूल के इकदाम हैं इनको किसी किस्म की उसका रिएक्शन कहना चाहिए। जी तारिक साहब, आप इस मामले को कैसे देख रहे हैं? क्या आपको भी ये लगता है कि पाकिस्तान का जो बैरूनी महाज है वो इस वक्त गर्म है? देखें, बैरूनी महाज तो गर्म है, वो आप देख ही रहे हैं कि हर सूरत के अंदर और जिस किस्म की भारत की जानिब से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, फिर LOC के ऊपर जो कार्रवाइयाँ हैं, फिर एविएशन यादेव नेटवर्क के बाद की जो सूरत हाल है, ये सारी चीज़ें इस बात की इंडिकेशन है। और फिर CPEC के हवाले से जो भारत के पेट में दर्द हो रहा है, इसी तरीके से जो अफ़गानिस्तान के हवाले से बाज़ जो आवाज़ें उठ रही हैं, तो ये सूरत हाल ख़ासी नाजुक सूरत हाल है और मैं समझता हूँ कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर इसकी हिद्दत में मज़ीद इजाफ़ा होगा। भारत में अगर आप वहाँ के दाखिली हालात का जायज़ा लें तो वो बहुत सारी इंसर्जेंसीज़ हैं जिसका उसको सामना करना पड़ रहा है। उनकी सोसाइटी के अपने अंदर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं जो कि उसके अंदर से एक रद्द अमल की सूरत में सामने आ रहे हैं। और फिर सबसे बढ़कर कश्मीर की जो सूरत हाल है, जहाँ अब पूरी दुनिया की तवज्जो उसकी जानिब मबजूल हो गई है कि जिस तरीके से वहाँ ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही हैं और वहाँ जो तहरीक शुरू हुई है उसके अंदर वहाँ के जो अपने लोग हैं और हर तबका फ़िक्र और हर उम्र के जो लोग हैं उस कश्मीर की मूवमेंट के अंदर शामिल हो गए। तो भारत की ख्वाहिश ये है कि किसी भी तरीके से उस कश्मीर की मूवमेंट को एक बार फिर ये कहकर मुतनाज़ा बना दे कि इस मूवमेंट के पीछे पाकिस्तान का हाथ है और इसके अंदर पाकिस्तान जो है वो माजी की तरह जिस तरह वो इल्ज़ाम आयद करता रहा है कि यहाँ से मुजाहिदीन और लोग भेजता है और उनको सपोर्ट करता है। तो एक तो वो ये मामला है कि इस पर पाकिस्तान को मुतनाज़ा बनाना चाहता है और वो प्रेशर बिल्ड कर रहा है। और LOC और जो दीगर मामलात हैं वहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि इसी किस्म की वो ख़बरें जिस किस्म की उसने 2 दिन पहले की वो ये सामने आ रही हैं। और मुझे नज़र आता है आने वाले दिनों में वो जो खारजी महाज हैं उसके हवाले से पाकिस्तान पर डिप्लोमेटिक प्रेशर और बढ़ाएंगे। पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर मामलात की सिक्योरिटी के हवाले से एक हमेशा प्रोपेगेंडा होता रहा है, मुझे नज़र आता है कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर उस प्रोपेगेंडे को एक मरतबा फिर कोशिश की जाएगी कि हवा दी जाए और कोशिश की जाएगी कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान को प्रेशराइज़ किया जाए इन खारजी महाज के हवाले से। और वहाँ जो इंटरनल सूरत हाल है वहाँ पे भी लॉ एंड ऑर्डर की जो इश्यूज़ हैं वो पैदा किए जाए। आज आपके इल्म में है कि बलूचिस्तान के अंदर जो चाइनीज़ के अगवा का वाक़या हुआ है, फिर बलूचिस्तान में जो टारगेट किलिंग और दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि दाखिली सूरत हाल और ख़ारजी सूरत हाल दोनों महाज पर पाकिस्तान को आइंदा आने वाले दिनों में मुश्किलात का सामना होगा। हमें इस हवाले से तैयार भी रहना होगा और अपनी स्ट्रेटजी भी बनानी होगी। जी रज़ा साहब, आप इस मामले को कैसे देख रहे हैं? आपके ख्याल में क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए कि इन हालात को मामूल पर लाया जा सके? देखिए, पहली तो ये बात है कि मैं हाफिज साहब से इत्तेफाक करता हूँ कि पाकिस्तान के ऊपर सारा प्रेशर डालना और वो एक बहुत अच्छी डाइवर्जन होती है, क्योंकि जो भी कश्मीर की सूरत हाल है वहाँ पे हिंदुस्तान के अपने जो है कमेंटेटर्स वो ये कह रहे हैं कि ये आज की सूरत हाल 1990 से भी खतरनाक है, जब वहाँ पर एक बाकायदा फुल स्केल इंसर्जेंसी और आज़ादी की तहरीक पैदा हुई थी।
तो वो तो इस वक्त संभली नहीं जा रही। और वहां पर आपने देखा अभी हालिया दिनों में कि वो जो इंडियन आर्मी ने एक टैंक के आगे एक कश्मीरी को बांध कर ह्यूमन शील्ड के तौर पे इस्तेमाल किया, और जिसकी कि हिंदुस्तान के अंदर भी उनके लिबरल हलकों ने मजम्मत की। उन्हीं अफसर को एक बहुत बड़ा मेडल दे दिया गया है उनकी बहादुरी के सिलसिले में। तो इससे जाहिर बात है कि जो कश्मीरी अवाम है उसमें और भी गुस्सा बड़ा है वहां पर मकबूजा कश्मीर में। तो जो ये डाइवर्जन का टैक्टिक बड़ा देखिए कारआमद होता है। जब भी ऐसा मामला हो, सारा कुछ पाकिस्तान पे डाल दो और लोगों की तवज्जो डाइवर्ट करें कि वाकई इंडिया की अपनी जो मैनेजमेंट और इंडिया का अपना जो रिश्ता है कश्मीर, मकबूजा कश्मीर और जम्मू के साथ, उसमें कितनी मसाइल हैं। जी और ये बात सिर्फ हिंदुस्तान तक नहीं है महदूद, ये हम भी करते हैं बदकिस्मती से। हमारा भी यही तरीका होता है कि जब भी कोई हम अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाना चाहते तो हम फौरन हेड को ले आते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान हो या अमेरिका हो या कोई और हो पावर। तो मसला ये है कि इसका हल तो सिफारती हल ही है और कोई हल नहीं है। जी देखिए जंग से तो ना अमन आएगा और ना ही कोई एक फरीक दूसरे को शिकस्त दे सकेगा, क्योंकि हमारे दरमियान न्यूक्लियर एक एक तरह से वो पैरिटी आ चुकी है। तो दोनों फरीक एक दूसरे को जंग में तो नहीं कर सकते। अब रह जाती है सिफारतकारी और डिप्लोमेसी। उस पे वहां पे हमारी कमजोरी है, मैं ये समझता हूँ। हिंदुस्तान की जिद भी है और हमारे यहाँ से भी मसला ये है कि हमारे यहाँ भी कोई एक खास किस्म की लीडरशिप नहीं है फॉरेन ऑफिस में जो कि इस मसले को डिफ्यूज करे। और ये खामखा की जो टेंशन है, देखिए हम इस वक्त मुतहमिल नहीं हो सकते कि हिंदुस्तान, ईरान, अफगानिस्तान तीनों जो हैं वो अपनी तोपें हमारी तरफ दाग दें। लेकिन अभी मसला यही हो रहा है कि हम हमसे ये तीनों पड़ोसी जो हैं इनके साथ ताल्लुकात की में जो टेंशन आई है जी वो सॉल्व नहीं हो रही। तो इस वक्त सर दस जो है इस अमर की जरूरत है कि हमें अपनी डिप्लोमेसी को मजीद तेज करना पाकिस्तान चाहिए। को अपनी डिप्लोमेसी को मजीद स्ट्रॉन्ग करना होगा ताकि पाकिस्तान और भारत के हालात हैं वो नॉर्मल हो सके। मैं तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगी। नाज़रीन अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।